चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मुक्त व्यापार समझौतों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत महेश सचदेव और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा पड़ाव आया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है जिससे संभावनाओं के कई दरवाजे खुलते हैं। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हुआ है। यह समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। वर्षों के प्रयासों और 21 दौर की बातचीत के बाद ये आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। आसान तरीके से समझें तो भारत ने 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के तहत स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया है, जिसे व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TAPA यानी टेपा भी कहते हैं। यह भारत का पहला FTA है जिसमें टिकाऊ व्यापार और निवेश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान शामिल हैं। यह भारत की वैश्विक पहुंच में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। क्या है इसकी विशेषता और कैसे इससे भारत को होगा लाभ, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व उच्चायुक्त महेश सचदेव और आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस व्यापार समझौते के बारे में क्या कहा। ट्रेड पार्टनरशिप्स आर ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, trust, trade, talent and tradition. And I think it's only appropriate that we are in this new geopolitical, geo-economic world order. India is working on 3 major principles. One is Atmanirbharta, that's self-reliance. We are building capabilities. We are building supply chains. We are building value chains. Our second focus is on Atmavishwas. That's self-confidence. Today, India works with the rest of the world from a position of strength. We work with confidence that when we engage with other countries in the world, we are confident that we will be an equal participant, equal stakeholder, and work as truly as partners with other countries. And third is Atma Raksha, that is protecting the Indian people and the interests of all of mankind. इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि इस समझौता में 14 अध्याय हैं, जिनमें मुख्य रूप से वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा, व्यापार उपाय, स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, निवेश प्रोत्साहन, सेवाओं पर बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार और सतत विकास के साथ साथ अन्य कानूनी और क्षैतिज प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम सब जानते हैं कि EFTA यूरोप के 3 आर्थिक समूहों में से एक महत्वपूर्ण समूह है। अन्य 2 समूह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन है। महेश जी, सबसे पहले आपसे अगर शुरू करें तो मोटे तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए आप बताएं कि इससे दोनों पक्षों को किस तरह का लाभ होगा, क्योंकि जो समझौते का मुख्य आकर्षण है वो 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश है, जिससे कहा जा रहा है कि भारत में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा। जी, ये एक नया आयाम जोड़ता है भारत की विदेश व्यापार और आर्थिक नीतियों के लिए। EFTA देश बड़े समृद्ध देश हैं। इनकी आबादी सिर्फ 13 या 14 मिलियन है, दिल्ली की आबादी की आधी तकरीबन, लेकिन इनका GDP चारों देशों का मिला के $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति की आय तकरीबन $1 लाख से ज्यादा है। तो ये सब देखते हुए आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर व्यवसाय की और आर्थिक साझेदारी की कितनी संभावनाएं हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि हम अभी तक वहाँ पर किस स्तर पर है। कहा जाए तो जो सांख्यिकी के आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से भारत का व्यापार इन देशों के साथ भारत के पक्ष में है, लेकिन सिर्फ आधे प्रतिशत जो इनका व्यापार होता है वो भारत के साथ होता है। तो इसमें बड़ी संभावनाएं हैं और भारत इस समय 5वां सबसे बड़ा इनका साझेदार है व्यापार के लिए, और इसमें काफी संभावनाएं बनती हैं। इसको बढ़ाया जाना आसान होगा इस तरह के समझौते से, क्योंकि इससे 90% से ज्यादा जो भारत के निर्यात होंगे उन पर
ड्यूटी खत्म हो जाएगी और इस तरह से जो हमारे लेबर इंटेंसिव पदार्थ हैं, कपड़े, जूते या और चीजें, उनके लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये सिर्फ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, ये एक आर्थिक साझेदारी का समझौता भी है, जिसका जिक्र आपने बड़ी अच्छी तरह किया कि 15 साल के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा और जिससे कि 10 लाख से ज्यादा भारत में नई नौकरियां आएंगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन देशों में भारतीय नवाचार की, भारतीय विशेषज्ञों की खासी जरूरत है। जब मैं नॉर्वे में राजदूत था तो नॉर्वे की जो अवराजन संस्था थी वो अपनी सफलता इन आंकड़ों से नापती थी कि पिछली तिमाही में कितने ज्यादा भारतीय आईटी विशेषज्ञों को अपने देश के लिए ला पाए। तो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, ये सब वहां पर स्थापित हुए और इनके लिए बढ़ावा मिला इनकी सरकारों से। उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें दवाइयां, इलाज सब मुफ्त होता है नॉर्वे में। तो उस देश की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो चाहता है कि इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन आए, हमारी सोशल सिक्योरिटी को फायदा होगा कि सस्ती दवाइयां आपसे मिल पाएंगी, हमें ब्रांडेड मेडिसिन नहीं चाहिए। तो इस तरह के खुले दरवाजे हैं, इनसे भारत के निर्यातकों को खासा फायदा होने वाला है, उनको अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, इसके एवज में वहाँ के ग्राहक को एक उच्च स्तरीय पदार्थ चाहिए। जी बिल्कुल, वो सस्ती चीजों में यकीन नहीं करता है, उसके पास है क्षमता पैसे देने की, लेकिन वो पैसे बर्बाद नहीं करता। शिशिर जी, बहुत सारे क्षेत्रों पर महेश जी ने प्रकाश डाला और इसका बहुत व्यापक क्षेत्र भी है। हम आपसे दो चीज समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं भारत के जिस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपटीशन की भावना को भी प्रोटेक्ट किया गया है। देखिए, सबसे पहली चीज जो अगर आप निवेश को देखेंगे, जो $100 अरब का निवेश 15 वर्षों में किया जाना है, ये ऐसे समय में हो रहा है जब 3 रेटिंग एजेंसियों ने हमारी सोवरिंग रेटिंग इंप्रूव कर दी है। हम लोग पहले लास्ट ग्रेड पे थे, जिसको BBB- कहते हैं, अब हम BBB पे आ गए हैं। तो ये एक निवेशकों के लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि उम्मीद है कि यहां पर पैसा लगाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आज तक भारत ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरा जो मुद्दा यह है कि अभी के समय में अगर आप देखें, जिन क्षेत्रों की बात करें और खासतौर पे अमेरिका में जिस तरह की जो टैरिफ की स्थिति हुई है, उससे कई क्षेत्रों पे हमारे यहां भी असर पड़ने की आशंका है। जैसे उसमें सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर की हम बात करें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी मांग हर जगह है और यहां पर जिन देशों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड की बात करें, नॉर्वे की बात करें, और जैसा कि सर ने खुद कहा कि पहले सफलता का पैमाना इस आधार पर था कि हमने कितने आईटी प्रोफेशनल्स को अपने यहां ले पे आए। तो इन जगहों पर आईटी की बहुत गुंजाइश है और आईटी में हमारे पास जो एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, चाहे हम अमेरिका की बात करें या कुछ देशों में जहां पर थोड़ी सी मंदी की सुगबुगाहट है, इन क्षेत्रों के लिए वहां पर संभावनाएं काफी बेहतर बन रही है। जहां तक देखिए क्वालिटी की बात है, आपने महसूस किया होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से हमेशा यही कहा है कि हमको 0 डिफेक्ट पे काम करना है, यानी कि हमारा सामान ऐसा हो जिसमें कोई खामी ना निकाल सके, कोई उसमें खोट ना निकाल सके। अब बाहर के देशों में निर्यात की बात होती है और जहां पर प्रति व्यक्ति आय $1-1 लाख हो, तो आप सामान जब बेचते हैं तो वो गुणवत्ता के साथ होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास एक अपने प्रोडक्शन लेवल को भी इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा मौका है, चाहे वो हम एफएमसीजी की बात करें, चाहे हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें। आप देखिए, मोबाइल फोन हमारी दुनिया को बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग कैपेसिटी क्रिएट हो गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला क्षेत्र जिसको फायदा होगा वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर के लिए जितने नए बाजार में या जो बाजार स्थापित है उनमें ज्यादा पांव फैलाने का मौका मिलेगा, तो जो एक आशंका थोड़ी सी बनी है इस क्षेत्र को लेकर के, वो काफी हद तक खत्म हो सकेगी। तो 2 सकारात्मक पहलू है, पहला कि हमारा रेटिंग इंप्रूव होना, और दूसरा आईटी सेक्टर्स और ऐसे जितने भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं उनके लिए मौके काफी अच्छे बनेंगे। महेश जी, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की चर्चा है और उसके बाद हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन से भी हम मुक्त व्यापार समझौते की तरफ कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ भी हमने प्रयास किए और अब इस दिशा में जो ये 4 देश हैं, किस तरह देखते हैं वैश्विक कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस समझौते पर चर्चा
चर्चा करें तो क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं भारत के लिए? 2 स्तरों पर देखता हूं। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो स्थान भारत के व्योम पर छोड़ा है, चाहे वो टैरिफ लगाने से हो, चाहे वो $1 लाख H-1B वीजा के ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगाने से हो, वो स्थान जो छोड़ रहा है अमेरिका, उसको लेने के लिए काफी लोग ललायत हैं भारत के साथ। तो भारतीय विशेषज्ञों को, जैसे शिशिर जी ने कहा, वहां पर खुला आमंत्रण है। कई देश जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, ये इस बारे में लालायित हैं कि भारतीय IT, AI और क्षेत्रों के कटिंग एज के विशेषज्ञों को अपने यहाँ आमंत्रित करें और उनका फायदा उठाएं। एक तो ये स्तर आता है। दूसरा, अगर आप दिखाते हैं कि यूनाइटेड किंगडम हो या EFTA हो, ये आपके साथ समझौते के लिए व्यग्र हैं, तो इसका यूरोपियन यूनियन पर कैसा असर पड़ता है? अरे ये ट्रेन तो छूट रही है, जल्दी से दौड़ के चढ़ जाओ, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। तो इस समय अगर स्पष्ट तौर पे कहा जाए, चीन की अर्थव्यवस्था ठंडाई पर है, रिसेशन की तरफ जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, ओवर कैपेसिटी है, चाहे वो स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट हो। जहां पर परिस्थितियां अनुकूल हैं वो भारत है, जो कि सबसे तेजी से विकसित होने वाला बड़ा देश है। दूसरी ओर यहाँ पर हर चीज की खपत बढ़ रही है, एक एस्पिरेशनल क्लास आ रही है, अमीर लोगों की तादाद बढ़ रही है। आपको मालूम ही है कैसे स्टार्टअप में यूनिकॉर्न आ रहे हैं और बिलियनियर्स की तादाद बढ़ रही है। तो इन सब को देखते हुए भारतीय ग्राहक को की आंखों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा चालू है, और वो होड़, चाहे अमेरिका जो भी फैसला करे इस बारे में, उस होड़ का अपना अलग दिशा है और गतिशीलता है। तो मैं इन दोनों परिस्थितियों के बारे में जिक्र करने के बाद, अगर आपकी अनुमति हो तो कहना चाहूंगा कि जो $100 बिलियन का कमिटमेंट किया गया है, वो बड़ी आसानी से उसकी का अनुपालन हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्वे का अपना ऑयल फंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा है और उसकी पूरी जो पूंजी है वो $1 ट्रिलियन है। तो ये 100 बिलियन 15 साल की बात की गई है, वो $1 ट्रिलियन तो एक ही फंड जो दुनिया का सबसे बड़ा है और नॉर्वे का है उसके पास है, और ये पैसा सिर्फ बाहर ही इसका इन्वेस्टमेंट होना है, नॉर्वे में इसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से स्विट्जरलैंड के बैंक बहुत बड़े बड़े, किसने क्रेडिट स्विस का नाम नहीं सुना होगा। तो ये बैंक हुए। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड की घड़ियों की कंपनियां हो, चाहे वो नॉर्वे की तेल उत्पादक कंपनियां हो, तेल उत्पादक के उत्पादन में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसकी कंपनियां हो, चाहे आइसलैंड के रोबोटिक्स के लोग हों, उनको इनपुट्स चाहिए। और उनके यहाँ, जैसा मैंने कहा कि $1 लाख प्रति व्यक्ति आय है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा होता है चीजों का उत्पादन करना और जिनको की बारीकी से बनाया जाना है। तो ऐसे निवेश भारत में करके भारत की जानी पहचानी संस्थाओं को, कंपनियों को, जिनमें की बारीकी से काम होने वाली चीजें बनती हैं, उनमें नौकरियां पैदा करना या नए उत्पादन के अवसर देना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। जी बिल्कुल। शिशिर जी, समझौते के कुछ पहलुओं पर आपसे चर्चा करें तो भारत ने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को उदारीकरण से पूरी तरीके से बाहर रखा है। हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे थोड़ा समझाएं कि ये क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्विस चॉकलेट दुनिया की जानी मानी है। कई देशों में, जो पश्चिमी देशों में बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के काफी वहां पे गुणवत्ता की स्थिति काफी बेहतर है। और अगर अमेरिका के साथ भी देखें, जो टैरिफ का जो तनाव है उसमें कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट की एक बड़ी भूमिका है। तो एक तरफ तो परिस्थितियां ये हैं कि हम मुक्त व्यापार की बात करें, व्यापार समझौते की बात करें, वहां पर हम अपने दरवाजे इन क्षेत्रों में खोल दें तो हमारे जो किसान है, जहां पर 65% आबादी, 50% श्रम शक्ति है, वो एक तरीके से उनके हाथ चला जाएगा तो कितनी बड़ी आबादी को हम कितनी ज्यादा विषम परिस्थितियों में ले आएंगे। लेकिन अब के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कृषि की बात करें वहां पर, या डेयरी प्रोडक्ट की बात करें या पशुधन की बात करें, हम उनको किस तरीके से सुरक्षित रखें। तो जितने भी मुक्त व्यापार समझौते होंगे,
आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ, और ये तीसरा जो आपका मुक्त व्यापार समझौता, इन सभी समझौतों में हमारी पूरी कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे बढ़ावा दें, विनिर्माण को कैसे बढ़ावा दें। निवेश अगर आ रहा है तो विनिर्माण के क्षेत्र में आए। ये जो पारंपरिक हमारी परिस्थितियां हैं, पारंपरिक जो हमारे क्षेत्र हैं, उनको हमें संरक्षित रखना है। बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, संरक्षित करने की बात कर रहा हूं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी देश की एक बड़ी आबादी उस पर निर्भर करती है। अगर आप उनको उनके हवाले कर देते हैं तो इस आबादी का क्या होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू। आपसे एक और सवाल आप ही के बाद से आगे बढ़ाते हैं। आपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी चर्चा की और मेक इन इंडिया की भी चर्चा की। इन दोनों क्षेत्रों पर इस मुक्त व्यापार समझौते से क्या प्रभाव आप देखते हैं? जैसा आपसे कहा था कि 3 रेटिंग एजेंसियों ने हमारी सोवरेन रेटिंग सुधार की है। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे निवेशक है। आपने सर ने नॉर्वे के फंड की बात की, आप अगर सिंगापुर के फंड की बात करें, अबू धाबी फंड की बात करें, यूएई के फंड की बात करें, ऐसे बहुत सारे पेंशन और सोवरेन फंड है जो भारत में पैसा लगाने को तैयार हैं। और एक उनको फायदा ये भी हो जाता है कि चूंकि यहां पर लागत उसकी कम आती है। हालांकि बीच बीच में ये भी चर्चा चलती है कि ब्याज दर अगर बढ़ी तो क्या होगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी के समय में उनके लिए एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर बाजार नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी निवेशक को क्या चाहिए? एक बड़ा बाजार, एक विविध बाजार और एक नवाचार में विश्वास करने वाला बाजार। ये तीनों खासियत भारत में है। तो उन निवेशकों के लिए भारत में पैसा लगाना, चाहे वो सर्विसेज के क्षेत्र में आ रहे हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आ रहे हो, गुड्स के क्षेत्र में आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। और सबसे जिसको हम कहें कि अभी के समय में जो पिछले 15 दिनों का डेवलपमेंट है, जो हमारी सोवरेन रेटिंग में सुधार है। 2 रेटिंग एजेंसियों ने भले ही हमारी रेटिंग को बनाए रखा है, लेकिन उन्होंने आउटलुक स्टेबल कहा है। और उनकी अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो उस पूरी कमेंट्री में इस बात की है कि हमारी वित्तीय स्थिति जो है वो स्थिर है, मजबूत बनी हुई है। विकास दर की हम सभी बात जानते हैं। और आज देखिए, रिजर्व बैंक ने इस साल के लिए विकास दर में 30 आधार अंकों का उछाल कर दिया, यानी कि अब 6.8% की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी 6.5 से 6.8% की बात कही थी। तमाम एजेंसियों ने, अगर आप चाहे एडीबी की बात करें, कल ही एडीबी ने हमारे लिए जो विकास दर की बात थी 6.5 किया। हाँ, अगले साल के लिए जो है वो जरूर 6.7 से 6.5 कर दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का टैरिफ है। लेकिन 6.5% भी अगर आप देखें तो ये विकास दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले, यूं कहें कि दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले, हाँ एक आध छोटे देश जरूर हैं जिनकी विकास दर 7% से ज्यादा है। लेकिन हम अगर बड़े देशों की बात करें, जो टॉप 10, टॉप 15 की बात करें, तो हमारी विकास दर कहीं ज्यादा है। तो ये सारे पहलू हैं जो कि पैसा लाने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। महेश सर, अगर आपसे चर्चा करें तो इसमें सतत विकास, समावेशी वृद्धि, सामाजिक प्रगति और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण का भी, जो इस समझौते में शामिल है। उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, कॉप की बैठकें भी हो रही हैं और भारत ने भी अपनी तरफ से समय से पहले उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इस मुक्त व्यापार समझौता में पर्यावरण संरक्षण की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये 4 देश जो हैं, ये पर्यावरण के बारे में एक जुनून के हद तक आगे हैं। आइसलैंड और नॉर्वे आर्कटिक क्षेत्र में आते हैं तकरीबन, और ये बड़े भंगुर पर्यावरण के सामना करते पाते हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन पर आधारित है और पर्यावरण का बहुत बड़ा भागीदार है इस मामले में। लिechtenstein भी स्विट्जरलैंड की बगल में ही है, में भी उनको भी पर्यावरण की बहुत ज्यादा चिंता है। इन सब चीजों को देखते हुए और जो सोशल श्रम के पर्याय हैं, पैराडाइम्स जो हैं, उनके ऊपर इन लोगों का बहुत ध्यान रहता है। अब नॉर्वे के जिस ऑयल फंड की बात कर रहा हूँ, उसने उड़ीसा में एक बड़े एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट से पैसा निकाल लिया, क्योंकि वहां पर श्रमिकों के साथ और आदिवासियों के साथ कुछ प्रताड़ना के समाचार आए थे। तो इस तरह की बातें, इनका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का असर हो सकता है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज पर भी ध्यान बटाना चाहूंगा कि इन लोगों में औसत जीवन वृद्धि की उम्र 80 साल से ऊपर है और इन लोगों को केयर टेकर्स की बहुत जरूरत होती है। नर्सेज हों, जेरियाट्रिक मेडिसिन के लोग हों या और इस तरह के घर में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के लिए
ये लोग विदेशियों पर निर्भर है और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि भारत से दखल हो सकती है। साथ साथ और भी चीजें कई हैं जिनमें कि भारत की पूरकता बहुत जरूरी होगी इन देशों के लिए। और कहना ये चाहूंगा कि कुल मिलाकर के हमें आदत पड़ गई है कि जो भी हम विदेशों को भेजना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या जो भी अपने लोगों से बाहर काम करने के लिए अनुमतियां चाहते हैं, हमें उसके बारे में प्रतिरोध का सामना हो। एफ्टा देशों में ये प्रतिरोध तकरीबन सबसे कम है और इसका लाभ, इसका दोहन करना बहुत जरूरी है। शिशिर जी, जब कोई भी व्यापार समझौता होता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं और कुछ चुनौतियां भी होती हैं जो शुरू में नजर नहीं आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाना सबसे बड़ी समस्या होती है। किन चुनौतियों पर आपकी नजर है? सबसे पहले जो आपका अभी प्रश्न था जो सर से आपने पूछा था पर्यावरण को लेकर के, देखिए आज के समय में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां ट्रिपल पी की थ्योरी को फॉलो करती हैं। जो एक होता है पीपल है, एक आपका प्रॉफिट और तीसरा जो प्लैनेट है। और आप देखें कि दुनिया के तमाम देशों में जितने विकसित देश है वहां पर ESG के ऊपर जो है वो काफी फोकस किया जाने लगा कि आप जब अपनी रिपोर्ट दें, सालाना लेखा जोखा दें, तो उसमें यह भी बताएं कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया। इसीलिए अब हरित निवेश की बात होने लगी है, ग्रीन बॉन्ड की बात होने लगी है। ये इसीलिए हुआ है ताकि पर्यावरण को लेकर के जो चिंता और जो बातें हैं वो सारी चीजें उस पर अमल हो सके। अब जो आपने पहला प्रश्न किया कि चुनौतियां हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए स्किलिंग की है। देखिए आज के समय में जो वहां की जरूरतें हैं, जैसे सर ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया कि हमको केयर टेकर चाहिए। अब वो केयर टेकर के भीतर स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग कितनी है। हम लोग ये समझते हैं केयर टेकर क्या है, देखभाल ही तो करनी है, क्या करना है दिन भर, तो उसको देखना है, दवा खिलानी है, पानी पिलाना है, खाना खिलाना है। लेकिन बात इससे नहीं होती है। हर देश की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतें होती हैं। तो हमारे लिए सबसे पहली जरूरत है कि इस तरह की जो मैन पावर यूसेज हैं और वहां की जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक हम लोगों को कौशल्य कैसे उनके अंदर विकसित कर सकते हैं। और न केवल विकसित करें बल्कि जिनके पास कौशल्य है, जिनके पास स्किल है, उसके अप स्किलिंग के ऊपर हम ध्यान दें, हम उसकी री स्किलिंग के ऊपर ध्यान दें, तो हम वहां की मैन पावर जरूरत को पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो IT हो या ITES हो, फूड प्रोसेसिंग हो, वहां के अपने हिसाब से काम करने के मामले में हम कितनी जल्दी से ट्रेनिंग दे सकते हैं। हालांकि ये समझौता पहले साइन हो चुका था, अब केवल आज से लागू हो रहा है, तो हमारे पास समय था। अब आगे के लिए अगर हम आगे 2 साल 3 साल में हम अगर मैन पावर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो मैन पावर हमारा ऐसा हो जो वहां की जरूरतों के हिसाब से हो, तो हमारे करिकुलम में इंक्लूड किया जाए। अभी तक हमारा ज्यादा फोकस US पे रहा, हमने अमेरिका के ऊपर बहुत ध्यान दिया, इन सब देशों में भी ध्यान दिया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अंतर कहां था, तो अंतर में ज्यादा जो था वो अमेरिका के पक्ष में था। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वहां पर कई तरह की जो पाबंदी आ रही है, जैसे H1B वीजा की बात करें, जहां पर आपको एक निश्चित रकम से काफी ज्यादा देनी है, तो जाहिर सी बात है आपको नए क्षेत्र तलाशने हैं। लेकिन नए क्षेत्र में आप दाखिल तभी हो सकते हैं जब वहां की जरूरत के हिसाब से आपके अंदर कौशल्य हो। तो हमारे करिकुलम में बदलाव करना आज के दिन में एक बड़ी चुनौती है। महेश जी, एक और सेक्टर है जिस पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है और वो है कॉफी। कहा जा रहा है कि ETFA के सदस्य देश जो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड मिलकर 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कॉफी का आयात करते हैं, जो वैश्विक कॉफी आयात का लगभग 3% है। और ये भी समझा जाता है कि कॉफी निर्यातकों को स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में प्रीमियम बाजारों तक पहुंचने में ये समझौता मदद कर सकता है, जिससे भारत की उच्च गुणवत्ता वाली छाया में उगाई गई, हाथ से चुनी गई और धूप में सुखाई गई कॉफी को EFTA बाजार में पेश करने का अवसर मिलेगा। चूंकि आप नॉर्वे में रही हैं, किस तरह की देखते हैं आप संभावना को? कॉफी चारों देशों का पेय है और इसके लिए वहां पर शॉपिंग सेंटर्स में, मॉल्स में तकरीबन 20 मीटर लंबी कॉफी की कवायद होती है। दिखाया जाता है कि कहां कहां की कॉफी मौजूद है। मैंने खुद मॉनसून मालाबार कॉफी, जो केरल की काफी मशहूर कॉफी मानी जाती है, डेलिकेट कॉफी मानी जाती है, उसको नॉर्वे में इंट्रोड्यूस किया और प्रचलित हुई। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है। भारत सबसे बड़े कॉफी उत्पादक देशों में से एक है। शायद ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कॉफी भारत में ही होती है और भारतीय कॉफी ज्यादा बेहतर और डेलिकेट मानी जाती है। लेकिन जो प्रयास किया जाना चाहिए वो ये है कि कॉफी पाउडर की बजाय
ब्रांडेड कॉफी इन देशों में भेजी जाए ताकि हमें वैल्यू एडिशन का फायदा हो। शिशिर जी, चूंकि आप हमारे साथ हैं और आज भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है, 5.5% पर जस का तस रखा है। लोग समझना चाहते हैं लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, तो क्या घर सस्ते होने वाले हैं? अगर इस साल की हम बात करें तो लगभग 1% रेपो दर में कटौती की जा चुकी है और 2019 से जितने भी हमारे खुदरा कर्ज हैं वो रेपो रेट आधारित है। तो वहां पर आपके लिए ब्याज दरों में कटौती, खासतौर पर जिसने कर्ज लिया है उनके लिए उसका असर दिख रहा है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि केवल कर्ज सस्ता नहीं होता है, जमा भी सस्ती होती है। यानी कि आपने बैंकों में जो पैसा रखा है वहां पर भी आपके लिए ब्याज दरें कम हो जाती है। लेकिन एक विरोधाभासी इस बार हमें चलन देखने को मिला है कि जमा पर उतनी ब्याज दरें कम नहीं हुई क्योंकि बैंकों को और ज्यादा जमा की जरूरत थी, तो इसलिए उस तरह से कमी नहीं हुई। दूसरी ओर जो सरकार की छोटी बचत योजनाएं हैं उस पर लगातार 7वीं बार जो है वो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो एक बड़ी चुनौती बैंकों को यहां से मिल रही है। तो बैंक जो है कोशिश कर रहे हैं कि जमा पर ब्याज दर को थोड़े से ऊपर स्तर पर बनाए रखें। रहा सवाल कि क्या कर्ज सस्ता हुआ, तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 100 मूल अंकों की कटौती के बाद कई जगहों पर कर्ज के दरों में कटौती की गई है। अभी अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि शायद अभी कटौती ना की गई हो, लेकिन आज जो रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब से जो संकेत हैं वो इशारा करते हैं कि अगली बैठक जो कि दिसंबर में होनी है शायद वहां पर हमें कटौती देखने को मिले। और उसकी एक वजह यह होगी कि जो जीएसटी में कटौती की गई है उससे महंगाई दर में और कमी की बात है। अभी महंगाई दर के जब आंकड़े आएंगे थोड़ा सा आपको जो 2.07% है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन वो 4% से कम ही रहेगी। लेकिन अगर आप नवंबर के आंकड़े देखेंगे कमी आएगी और उसका फायदा ये भी हो सकता है कि दिसंबर में ब्याज दर में एक और कटौती हमें देखने को मिले। तो अभी आपकी बढ़ी नहीं है, पिछली जो कटौती की गई है उसका थोड़ा फायदा मिला है। और ज्यादा कटौती के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक झटके में अगर सब काट दिया जाए तो बैंकों के मुनाफे पे भी तो असर पड़ता है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं। महेश जी, कार्यक्रम के अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे, शिशिर जी ने जीएसटी बचत की बात की। पूरा देश इस समय एक तरफ त्योहारों का जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि जीएसटी की जो दरों में कटौती की गई है, सिर्फ 2 दरें भारत में अब हैं, 5% की और 18% की। आम लोगों को तो एक तरफ फायदा मिल रहा है, क्या इससे जो 4 देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता है उसका और इसका भी कोई संबंध आप देखते हैं? सीधे तो नहीं, क्योंकि जीएसटी पर जो भी आप देते हैं वो रिफंड कर दिया जाता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इन 4 देशों को कुछ माल निर्यात करेंगे तो जो भी उसमें जीएसटी का कंपोनेंट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, जैसा ड्यूटी ड्रॉबैक में किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे और लघु उद्योग जो है उनके पास ये क्षमता नहीं होती कि वो ये रिफंड इकट्ठा कर सके, खासतौर पे अगर वो ई कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपने थोड़ा सा मान लीजिए इलायचियां भेजी हैं या लौंग भेजे हैं और आपने उसको 100 किलो के ऊपर जो भी आपको मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। मिलने के लिए जितना आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिटर्न और ये सब भेजने होंगे वो शायद इतने आसान ना हो। तो अगर आपने जीएसटी की दर ही कम कर दी है तो वो जीएसटी का कंपोनेंट जो आपके एक्सपोर्ट में है, जिसको कि वो अपनी अक्षमता की वजह से उसको वापस नहीं करा पा रहा है, वो अपने में कम हो गया और इससे उसकी जो नुकसान होना था जीएसटी का रिफंड न लेने से वो और कम हो गया। तो ये फायदा। शिशिर जी, कार्यक्रम के अंत में एक आम श्रोता जो आंकड़ों के गणित से बहुत अलग है वो समझना चाहता है कि इन 4 देशों के साथ जो समझौता हुआ है उसके जीवन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? 2 बदलाव, एक हमारे लिए नौकरी के नए मौके बनेंगे, जैसा कि $100 अरब और 10 लाख नौकरियों की बात की गई है। दूसरा ये भी संभव है कि हमारे पास कुछ सामान जो बेहतर गुणवत्ता वाले इन देशों में उत्पादित होते हैं वो हमारे यहां मिलना शुरू होंगे। तो एक आम व्यक्ति के लिए यही है कि क्या उसके लिए बाजार में कुछ नया बेहतर गुणवत्ता वाला और क्या उसके लिए नौकरी के मौके हैं कि नहीं, ये इसके जरिए संभव हो सकेगा। आप दोनों विशेषज्ञों का आकाशवाणी के इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मुक्त व्यापार समझौतों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत महेश सचदेव और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है